उपसभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियां मूल्यों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री अपने आप में भी स्पष्ट नहीं है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में करीब 8% की वृद्धि हुई है। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है जिसका प्रयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी निवेश के हम नहीं चल सकते, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, इसके जो खतरे हैं उनको आँख से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी धन देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी पर हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देश की तुलना में काफ़ी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में ना जाने पाए। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। पूंजी को कुछ ही हाथों में
जाने से रोकने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। पैराग्राफ। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उनमें देश के लिए एक नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति अभिभाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है। दूसरा है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना। और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई स्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना। और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश दिया ही नहीं जा सकता था। मैं पहली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज समाज का गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है। आज आप उस गांव में जाएं जहां हरिजन और आदिवासी रहते हैं, तो उनकी आर्थिक दशा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं हैं, बल्कि पशु के रहने का घर है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम जो चला, उसके अंदर हम यह दावा तो नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो गईं, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला सकती है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ जमीन दी गई है, परंतु लोक दल तथा अन्य सरकार के ज़माने में उनकी वह ज़मीन जो उनसे छीन ली गई थी, उनको फिर से उस पर बसाने की कोशिश की जाए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन को सिर्फ ज़मीन देना ही काफ़ी नहीं है, उनको ज़मीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझकर करें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले और प्रत्येक इलाके में तहसील के स्तर पर एक स्कूल हरिजन बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया जाए। जब तक हरिजन में शिक्षा नहीं आएगी, तब तक उसके आर्थिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकता,
इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।